तो लास्ट लेक्चर में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और उसमें एंड में जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इम्प्लांटेशन। आज हमें पढ़ना है गैस्ट्रुलेशन, मगर उसके पहले मैं इम्प्लांटेशन को जरा रिपीट कर देता हूं जो मैं पहले बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि यहाँ एक एम्ब्रियोनल नॉब बनता है। इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था, जिधर इनर सेल मास होता है वहां एम्ब्रियोनल नॉब बनता है। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। सो दी cells of trophoblast which are in contact with inner cell mass are known as cells of Robber। और इसी तरफ एम्ब्रियोनल पोल है। बाद में ये एम्ब्रियोनल पोल रीअरेंज होके एम्ब्रियोनल डिस्क बना देता है, और इसी तरफ से इम्प्लांटेशन होता है इसका एंडोमेट्रियम में। इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट की लाइनिंग लाइटिक एंजाइम का सीक्रेशन करती है। ये लाइटिंग एंजाइम मदर के एंडोमेट्रियम को जो है उसमें होल्स बना देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं जगह जगह से, और फिर ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कोरियोनिक विलायस, फिंगर लाइक विलायस बनाता है, और ये फिंगर लाइक विलायस होल में जाके एम्बेडेड हो जाते हैं। वो होल जो मदर के एंडोमेट्रियम में है उसमें विलायस जाके फिट हो जाते हैं। जब फिट हो जाते हैं तो मदर के एंडोमेट्रियम और विलाय मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनते ही एचसीजी हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और ये हार्मोन जो है प्रेगनेंसी टेस्ट में टेस्ट भी किया जा सकता है, उसे ग्रेविडेक्स या प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, एचसीजी हार्मोन अब वो काम करेगा जो एलएच करेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन जब बढ़ते हैं तो एलएच के लेवल को डाउन कर देते हैं। LH was responsible for maintaining the life of corpus luteum, इसीलिए अब कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को LH मेंटेन नहीं कर सकता, वो है नहीं, तो उसके एब्सेंस में कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को मेंटेन करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। केवल मेंटेन ही नहीं करता बल्कि HCG वो कॉर्पस ल्यूटियम से स्टिमुलेट करके प्रोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी कराता है। ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। इस समय जब कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को ये HCG जो है मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी के समय, तब हम कॉर्पस ल्यूटियम को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि 3 महीने या उससे ज्यादा ये कॉर्पस ल्यूटियम अब मेंटेन रहेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। 3 महीने के बाद अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं भी रहता तो भी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि प्लेसेंटा खुद सफिशिएंट अमाउंट में प्रोस्टेरोन ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बाद में करने लगता है 3 महीने के बाद, जब प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाता है उस समय। तो कॉर्पस ल्यूटियम वो लगातार प्रोस्टेरोन का सीक्रेशन करता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। इसीलिए प्रोस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। Progesterone is also known as pregnancy hormone because it maintains the lining of endometrium and thus maintains pregnancy। वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखता है और इसी तरह से प्रेगनेंसी को भी क्या रखता है, मेंटेन रखता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एग्जैक्टली गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट्स होते हैं। मॉर्फोजेनेटिक, मॉर्फो मतलब फॉर्म को बनाने वाला, जेनेटिक, जेनेटिक मतलब बनाने वाला, मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट्स। इसमें वो सेल मूवमेंट्स होंगे जो फॉर्म को, मॉर्फ को बनाएंगे, इसीलिए मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट्स हम कहते हैं। तो आप डेफिनेशन जरा लिख लीजिए, उसके बाद ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व्स मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट्स because it initiate the formation of
फॉर्म, मॉर्फो मतलब फॉर्म, इट इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, फुल स्टॉप. Cell moves from their initial position. Cell moves from their initial position to final position where they settle down. To final position where they settle down, and in the process, they form three primary germinal layers. Three primary germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Ectoderm, mesoderm and endoderm. ठीक है. तो ग्रेस्टुलेशन तब खत्म हो जाता है जब तीनों जर्मिनल लेयर बन जाती है. उस बात को भी लिख लीजिए. फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स. फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स marks the end of gastrulation. Marks the end of gastrulation. तो तीनों प्राइमरी जर्मिनल लेयर के बनने पर गैस्ट्रुलेशन का एंड हम मानते हैं. तो यहां पे देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है. देखिए, ये ट्रोफोब्लास्ट की लाइनिंग है. ये इनर सेल मास वो दो तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो गया है. एक तो एपीब्लास्ट, दूसरा हाइपोब्लास्ट. मगर अभी इसेंट्रिक पोजीशन में है, एम्ब्रियोनल नॉब की तरफ ही है. फिर जो एपीब्लास्ट है उसका शेप कॉलुमनर हो जाता है और हाइपोब्लास्ट का शेप वो क्यूबॉइडल हो जाता है. एपीब्लास्ट ये कॉलुमनर शेप का है और हाइपोब्लास्ट अगर देखिए तो ये क्यूबॉइडल शेप का है. क्यूबॉइडल. ये जो एपीब्लास्ट है यही आगे चल के तीनों जर्मिनल लेयर को बनाएगा. दैट मीन्स एपीब्लास्ट इज सोर्स ऑफ ऑल थ्री प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स. इसी से तीनों प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स बनेंगी. नेक्स्ट स्टेज में देखिए तो ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गए और यहाँ एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, बनने लगा. यहां पर ये ब्लास्टोसील है. ये अभी ब्लास्टोसील है. मगर नेक्स्ट स्टेज में देखिए ये एमनियोटिक कैविटी बन गया और ये प्रिमिटिव योक सैक का बनना स्टार्ट हो गया. एक्चुअली गैस्ट्रुलेशन में एक और फिनोमिनन क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टुला है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक नई कैविटी का फॉर्मेशन होता है. उस नई कैविटी को हम कहते हैं आर्केंटिरोन. आर्केंटिरोन जो फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल होता है. ये मैं आपको दूसरे डायग्राम में बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा. अलग से चैप्टर के खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आर्केंटिरॉन कैसे बनता है, ब्लास्टोसील कैसे ओमिट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. मगर अभी के लिए इतना याद रखिए कि इस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में ब्लास्टोसील धीरे धीरे खत्म होते होते, छोटी होते होते खत्म हो जाती है, ओमिट हो जाती है. जब वो खत्म हो जाती है तो उसी के साथ साथ बनना चालू हो जाता है आर्केंटिरॉन, जो फ्यूचर में चल के एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा. तो गैस्ट्रुलेशन के एंड में ब्लास्टोसील ओमिट हो जाती है और एक नई कैविटी फॉर्म होती है आर्केंटिरॉन. एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि ओब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, obliteration of blastocele marks the end of gastrulation. इसका मतलब ओब्लिटरेशन का मतलब खत्म होना, हटना. ब्लास्टोसील का खत्म होना वो भी गैस्ट्रुलेशन के एंड को बताता है. जैसे कि तीनों प्राइमरी जर्मिनल लेयर का बन जाना ग्रेस्ट्रुलेशन के एंड को बनाता है. दैट मीन्स ग्रेस्ट्रुलेशन का एंड मार्क होता है दो चीजों से. तीनों प्राइमरी जर्मिनल लेयर बन जाए और ब्लास्टोसील पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ग्रेस्ट्रुलेशन का एंड होता है. ठीक है. तो यहां पे देखिए ये एमनियोटिक कैविटी बन गई, ये प्रिमिटिव योक सैक बनना चालू हो गया, ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट. फिर इस एपीब्लास्ट में सेल डिवीजन होता है बहुत तेजी से.
ये एपीब्लास्ट में सेल डिवीजन होता है और ये सेल्स ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाती हैं। यहां बन जाता है प्रिमिटिव नोड और ये नीचे जुड़ा होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक से। तो प्रिमिटिव नोड एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक दे आर फॉर्म्ड बाय एपीब्लास्ट सेल बाय कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ एपीब्लास्ट सेल। ये एपीब्लास्ट सेल है पूरी की पूरी। ये एपीब्लास्ट सेल डिवाइड करके जब प्रिमिटिव नोड प्रिमिटिव स्ट्रीक बना देती हैं बहुत सारी सेल, इन सेल का माइग्रेशन नीचे की तरफ चालू होता है। ये नीचे की तरफ जाने लगती हैं, ये माइग्रेट कर रही हैं। ये माइग्रेट करते करते धीरे धीरे सेटल होती हैं। सबसे पहले सेटल होके जो लेयर बनती है वो बनती है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म सबसे पहली बनी, इसका मतलब तीनों जर्मिनल लेयर में फर्स्ट लेयर जो बनती है, फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड इज एंडोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म बन जाती है। उसके बाद यहां से सेल माइग्रेट कर जाती हैं, तो जो रिमेनिंग सेल होती है एपीब्लास्ट की, बची हुई सेल्स, दे फॉर्म एक्टोडर्म। तो सेकंड नंबर पे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट नंबर पे एंडोडर्म बन जाती है, सेकंड नंबर पे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है बाय रिमेनिंग सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट। इससे कई सारी सेल अभी माइग्रेट कर ही रही हैं। ये सेल्स, ये बन गया एंडोडर्म, फिर बन गया एक्टोडर्म, और फाइनली जब ये मेसोडर्मल सेल सेटल होती हैं तो बनाती है मेसोडर्म थर्ड नंबर पे। तो सबसे पहले एक्टोडर्म की लेयर बनती है माइग्रेटिंग सेल से, जो वो सेटल होती है। बची हुई सेल जो एपीब्लास्ट की होती है वो एक्टोडर्म बना देती है। मीनवाइल उससे कुछ और सेल भी अभी माइग्रेशन कर ही रही थी, वो फाइनली सेटल होकर क्या बनाती है, मेसोडर्म। अब यही ऑर्डर होता है और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हमेशा सबसे पहले बनने वाली लेयर ही पूछेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होती है एंडोडर्म। अब जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को एग्जैक्टली समझ नहीं पाते, क्योंकि एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट ऑर्डर को तो लिखा नहीं है। उसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे पास बार बार आते हैं कि सर इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक्टोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है। ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो लैंग्वेज ये बात नहीं बताती है, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। पर वो कंटिन्यूअस वे में बताता है कि सेल माइग्रेट करती हैं, दे फॉर्म एंडोडर्म, दे फॉर्म मेसोडर्म एंड रिमेनिंग सेल ऑफ एपीब्लास्ट दे फॉर्म द एक्टोडर्म। तो उसने ऐसे लिखा हुआ है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। वो ये नहीं कह रहा कि पहले एंडोडर्म बनी, फिर मेसोडर्म बनी, फिर एक्टोडर्म बनी। वो कह रहा है सेल माइग्रेट करती है तो सेटल होकर एंडोडर्म मेसोडर्म बनाती है और बची हुई सेल एक्टोडर्म बनाती है। पर मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं कि सबसे पहले एंडोडर्म बनती है। मेसोडर्मल सेल अभी माइग्रेट ही कर रही होती है कि बची हुई सेल जो एपीब्लास्ट की होती है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर देती है, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, मेसोडर्म का। और वैसे भी बहुत चिंता की बात नहीं है, जो क्वेश्चन इसमें से आएगा वो हमेशा आएगा कि सबसे पहली लेयर कौन सी बनी, विच इज द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड इन गैस्ट्रुलेशन, एंड दैट लेयर इज एंडोडर्म। You have to be clear about this thing. First layer to be formed is endoderm, right? तो इस तरह से ये तीनों जर्मिनल लेयर इस प्रोसेस से बनती हैं, और जब बन जाती हैं तो उसी को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अच्छा, गैस्ट्रुलेशन में जो सेल मूवमेंट्स उनके कई टाइप होते हैं, जैसे कि एपीबोली। एपीबोली जो कि एक्टोडर्म बनाती है, एम्बोली जो कि बची हुई मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। अब ये एम्बोली के भी कई सारे टाइप हैं, जैसे कि इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन एंड डीलैमिनेशन, ये टाइप्स हैं एम्बोली के। ये एपीबोली और एम्बोली मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दी चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ने इन टर्म्स को नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इनको मैं एंड में अलग से पढ़ाऊंगा। इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है अगर नीट की हम बात करें तो, मगर हाँ, क्योंकि दीज आर दी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन गैस्ट्रुलेशन, इसीलिए हो सकता है
कभी इन टर्म्स को पूछा जाए, चांसेस आर रेयर पर चांसेस आर देयर। इसीलिए मैं एंड में इनको पढ़ाऊंगा अलग से, ये टॉपिक अलग से लूंगा एक लेक्चर का, उसमें एक्स्ट्रा चीजें ये और कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, वहां पे क्लियर करूंगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ये मैं क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा। पर अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर में ये टॉपिक और कुछ और भी टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है बात करते हैं कि जब रेस्पिरेशन बना, तीनों जर्मिनल लेयर बनी, तो हर लेयर ने क्या क्या बनाया, कौन सी जर्मिनल लेयर किस ऑर्गन को बनाती है, वो बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि स्किन कौन बनाता है, टीथ कौन बनाता है, लिवर कौन बनाता है, आईज कौन बनाता है, ईयर कौन बनाता है, हार्ट कौन बनाता है, बोन कौन बनाता है, मसल कौन बनाता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इस सब चीजों को याद रखना हर समय वो आसान नहीं होता, और एग्जाम में भी जब पूछा जाता है तो ऐसा नहीं केवल एक चीज पूछ ली कि बताइए लीवर किससे फॉर्म होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अगर ऐसा पूछेगा तो आसान क्वेश्चन होगा, आप बता देंगे, मगर वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म, और उसने 7-8 ऑप्शन दे दिए, उसने नंबर पूछ लिया कि इन 8 में से कितने एंडोडर्म बनाते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एंडोडर्म क्या क्या बना रहा है, एक्टोडर्म क्या क्या बना रहा है, मेसोडर्म क्या क्या बना रहा है, और सभी को याद रखना हर समय के लिए वो तभी पॉसिबल है जब बार बार आप रिवाइज करें, और या फिर आप मुझे फॉलो करिए, देखिए कि किस तरह से मैं बता रहा हूं। अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, बस एक आध बार रिवीजन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करते हुए देखिएगा चीजों को, तो आपको ये मैक्सिमम चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। तो यहां देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जाइगोट से बना मॉरुला, मॉरुला फिर बना ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट फिर में इसमें बना गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में ही तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होना है। कौन कौन सी जर्मिनल लेयर है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों जर्मिनल लेयर गैस्ट्रुला से ही बनेंगी, ठीक है। अब ध्यान से पहले देखिएगा, मैं सब लिख रहा हूं, उसे समझिएगा, उसके बाद पॉज करके आप चीजों को नोट कर लीजिएगा, यही तरीका है। तो सबसे पहले एक्टोडर्म की बात करते हैं। तो एक्टोडर्म से स्किन ये बनती है, और इसकी एपिडर्मिस लेयर बनती है, एपिडर्मिस। स्किन की एपिडर्मिस लेयर वो बन रही है एक्टोडर्म से, जबकि डर्मिस लेयर वो बनती है मीजोडर्म से, डर्मिस मीजोडर्म से। एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर स्किन में है। एपिडर्मिस इज फाउंड बाय एक्टोडर्म, वेयरएज डर्मिस इज फाउंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये बनता है एक्टोडर्म से, मगर इसमें एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोग्लिया सेल, माइक्रोग्लिया सेल्स ये बनती है मीजोडर्म से। केवल माइक्रोग्लिया सेल्स, इनका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, बाकी नर्वस सिस्टम में जितनी भी सेल्स हैं सारी के सब वो एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट होती हैं, उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल ही होता है। मैं आपको याद दिला दूं, पढ़ाया है मैंने आपको पहले, कि जो माइक्रोग्लिया सेल्स हैं इनका काम, इनका एक्शन फैगोसाइटिक एक्शन होता है। जैसा एक्शन मैक्रोफेजेस का होता है या कफर सेल जो लीवर में होती है उनका होता है, वही काम माइक्रोग्लिया सेल का नर्वस सिस्टम में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आईज की, आंखों की, आईज,
तो रेटिना, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, लेंस और कॉर्निया, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। जबकि अगर आप बात कीजिए स्क्लेरा और कोरॉइड लेयर, स्क्लेरा और कोरॉइड लेयर की बात करिए तो उनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। तो आइस का देखिए एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन हो गया, जैसे स्किन का था एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, वैसे आइस का भी हो गया। अगर हम बात करें ईयर की, ईयर में एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर, ये तो फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म से, जबकि ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, वो बनते हैं मीजोडर्म से। और वहीं पर यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि प्रेशर को बैलेंस करती है, यूस्टेशियन ट्यूब, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है। देखिए ईयर में सारी चीजें आ गई, एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर वो एक्टोडर्मल, ईयर ऑसिकल मीजोडर्मल, जबकि यूस्टेशियन ट्यूब वो एंडोडर्मल है। अगर हम बात करें टीथ की, टीथ, तो इसमें सबसे ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग होती है इनेमल, वो तो एक्टोडर्म की बनती है, जबकि जो डेंटाइन है वो मीजोडर्म का बना हुआ होता है। तो इसका मतलब टीथ का ओरिजिन भी एक्टोमीजोडर्मल हो गया। टीथ इज एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से जो है इनेमल और मीजोडर्म से डेंटाइन। ठीक है, इसके बाद क्यूटेनियस ग्लैंड, क्यूटेनियस ग्लैंड जो स्किन के ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड या सोडोरिफिक ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, वो सब एक्टोडर्म से ही बनते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंड एक्टोडर्म से बनते हैं, जो भी ब्रेन के आसपास जुड़े हुए होते हैं वो एक्टोडर्मल ही होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आप जानते हो कि ये जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस से, ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है एपिथैलेमस, उससे एक स्टॉक से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं पीनियल स्टॉक, तो ये भी एक्टोडर्मल है। और साथ ही साथ एड्रिनल मेडुला, वो भी एक्टोडर्मल है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि एड्रिनल मेडुला वो एक्सटेंशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल होता है केवल इस सेल को छोड़ दीजिए तो इसीलिए एड्रिनल मेडुला जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही बना हुआ है, वो भी क्या होगा, एक्टोडर्मल, वो भी क्या होगा, एक्टोडर्मल। अब आते हैं मीजोडर्म पे। तो देखिए जो पूरा मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू वो मीजोडर्मल होता है। इसका मतलब हमारी मसल सारी की सारी वो मीजोडर्म की बनी होती है, जो भी मसल्स होती है बॉडी में। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू वो मीजोडर्मल होता है, चाहे वो एरियुलर हो, चाहे वो एडिपोज हो, चाहे वो एंडोस्केलेटन हो, एंडोस्केलेटन, चाहे वो कार्टिलेज हो, ये सब देखिए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बोन भी। तो एंडोस्केलेटन और कार्टिलेज ये भी क्या हो गया, मीजोडर्मल। साथ ही साथ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वैसे ही आप जानते हो ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। साथ ही साथ ब्लड वेसल और हार्ट ये भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन हो गया, ये भी मीजोडर्म का बना हुआ है। तो आप कह सकते हो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके बाद अगर बात करें तो किडनी, ये गोनैड्स मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी किस में आ गया, मीजोडर्मल। मगर यहां पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी
ब्लैडर है वो एंडोडर्मल है। तो इसका मतलब पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, चाहे वो किडनी हो चाहे वो यूरेटर हो, वो तो मीजोडर्मल हुआ, मगर जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो और बाकी पूरा आप एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ ले सकते हो, पर यूरिनरी ब्लैडर वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला तो एक्टोडर्मल था, मगर एड्रीनल कॉर्टेक्स दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। इसके अलावा एक और ऑर्गन स्प्लीन, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हो, जिसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, जिसे इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड भी कहते हैं, स्प्लीन वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो ये बात हो गई मीजोडर्म की। अब याद करते हैं एंडोडर्म। देखिए, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब तो आ गए मीजोडर्म में। अब जो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स बचे वो सब एंडोडर्म में आएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या बचता है, जो सबसे पहले आप पढ़ते भी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये एंडोडर्मल है पूरा का पूरा। इसका मतलब लिवर, इसका मतलब टंग, इसका मतलब गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ऑल आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मीजोडर्मल इन ओरिजिन हो गया। लिवर, टंग, गैस्ट्रिक ग्लैंड पूछे, स्टमक के ग्लैंड या इंटेस्टाइन के ग्लैंड पूछे, सब एंडोडर्म में आपको याद रखना है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा, वो भी इसी में है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या हो गया, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो पूरा डाइजेस्टिव, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसके अलावा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड बचे हैं वो सब एंडोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। यहां पर आ गए ज्यादातर, एड्रिनल कॉर्टेक्स यहां पे, बचे हुए सारे एंडोक्राइन ग्लैंड यहीं पे होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, जैसे कि थाइमस ग्लैंड, जैसे कि पैराथायराइड ग्लैंड, ये सबके सब दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। याद रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाज भी आता है, वो मिक्स ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, वो भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, आप इन्हें एग्जैक्टली याद कर सकते हो अगर इसी सीक्वेंस में इसे याद रखोगे। तो इसे आप जो है ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन which connects the fetus to the uterine wall, and placenta is formed of both maternal as well as fetal part. तो प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो फीटस को मदर के एंडोमेट्रियम से, यूट्राइन के एंडोमेट्रियम से कनेक्ट करके रखता है। और प्लेसेंटा केवल मदर के एंडोमेट्रियम नहीं बनाती, बल्कि मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट दोनों बनाते हैं। तो दोनों से मिलकर प्लेसेंटा बनता है। बट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन द टू। मदर और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड की मिक्सिंग कभी नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर से अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो वो बच्चे के लिए लीथल हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। तो ऐसा नहीं होता। प्लेसेंटा जरूर मैटरनल और फीटल दोनों पार्ट से बनता है, जुड़कर बनता है, बट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन द टू। सबसे हम पहले प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है।
आप इसे ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके। ये जो नीचे लिखा है वो अभी मत लिखिएगा, मैं इसमें एडिशन भी कराऊंगा, तब आप लिखिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो इसे ड्रॉ कर लीजिए पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए ये फीटस है जो कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेडेड हो गया। दिस इज फीटस। और दिस इज फीटस। और यहां अगर आप देखिए तो ये जो फंडिक पार्ट है वहां इम्प्लांटेशन हुआ। ये फीटस इस प्लेसेंटा से जो बना, ये प्लेसेंटा है पूरा, जिसमें ये मदर का एंडोमेट्रियम भी इन्वॉल्व है और फीटस की बाहर की मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। उसके बारे में भी लेटर ऑन मैं बताऊंगा, व्हाट आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो बच्चे की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और मदर का एंडोमेट्रियम मिलके प्लेसेंटा बनाते हैं। मगर देखिए ये फीटस डायरेक्ट इस प्लेसेंटा से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा बाय अम्बलाइकल कॉर्ड। ये अम्बलाइकल कॉर्ड से इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है और मदर से जो भी न्यूट्रिशन इस प्लेसेंटा में आता है वो इस बच्चे में अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू ही चला जाता है। केवल इतना ही नहीं, जो वेस्ट यहाँ एम्ब्रियो में बन रहा होता है अम्बलाइकल कॉर्ड के ही थ्रू मदर में डिफ्यूज करके चला जाता है। तो असल में प्लेसेंटा से बच्चा न्यूट्रिशन लेता है मदर से, और मदर से ही ऑक्सीडेटेड ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में आता है वाया अम्बलाइकल कॉर्ड। ऐसे ही जो वेस्ट है और CO2 रिच ब्लड है वो चला जाता है वापस प्लेसेंटा के थ्रू मदर में, और मदर उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो यहां पर फीटस और प्लेसेंटा के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज अम्बलाइकल कॉर्ड। प्लेसेंटा किसका बना हुआ है? मदर के एंडोमेट्रियम, और ये फीटल पार्ट दोनों को मिला के फीटस का असल में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा बनाता है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये विलाय बनाता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटल विलायस। ये मदर के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गए तो बन गया प्लेसेंटा। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, समझ गए होंगे, ये डेसिडुआ बेसिलिस है, ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, और यहां जो एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ पेराइटेलिस होती है, जिसका फीटस से कुछ लेना देना नहीं है। डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस मदर के एंडोमेट्रियम के जो ग्रोन पार्ट है, ओवरग्रोन पार्ट। यहां पर जरा देखते हैं कि अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बना है, कैसे बना है। ये योग सैक आपको दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ऐसा ही दिखाई देगा। अम्बलाइकल कॉर्ड इज फाउंड बाय योग सैक एंड एलेंटॉइड्स। ह्यूमन बीइंग में योग सैक जो होता है ना वो रूडिमेंट्री होता है। अदर एनिमल्स में योग सैक में न्यूट्रिशन होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पर ह्यूमन में न्यूट्रिशन प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, तो योग सैक की जरूरत नहीं होती और योग सैक वो छोटा होता चला जाता है, रूडिमेंट्री होता है, फाइनली अम्बलाइकल कॉर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक उसी तरह से एलेंटॉइड्स ये अदर एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है ताकि वो फीटस में मिक्स होके फीटस को ना मार दे। मगर ह्यूमन बीइंग में जो भी वेस्ट है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर में चला जाता है और मदर उसे एक्सक्रीट कर देती है बाहर। तो इसीलिए यहाँ एलेंटॉइड्स भी क्या हो जाता है, वेस्टिजियल हो जाता है, गायब हो जाता है, और फाइनली योग सैक और एलेंटॉइड्स दोनों मिलके अम्बलाइकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये अम्बलाइकल कॉर्ड कवर्ड होती है वॉटसन जेली से। ये एक तरह का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, उससे इस अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग बनी होती है। अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर अगर आप देखिए तो 2 आर्टरी हैं और 1 वेन। जो आर्टरी है दैट टेक्स अवे वेस्ट एंड CO2 रिच ब्लड फ्रॉम फीटस टू मदर। ये CO2 रिच ब्लड और वेस्ट को बच्चे से मदर के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाती है। वहीं 1 वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मदर से
फीटस में लेकर आती है। आप इसे में कंफ्यूज ना हो आर्टरी और वेन में। हमेशा आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ऐसा नहीं होता, या वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी की डेफिनेशन होती है जो हार्ट से ब्लड बाहर ले जाए, और वेन जो हार्ट की तरफ लाए। तो यहां पे फीटस का हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरी में, और किस ब्लड को पंप करता है आर्टरी में? वो जिसमें वेस्ट है, CO2 है, तो मदर की सर्कुलेशन में चली जाती है। और वेन इसके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लाती है, और ये बच्चा अब उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कहां पर? पूरी बॉडी में। तो यहां पर जो 2 आर्टरी हैं वो वेस्ट को ले जाने के लिए, CO2 को ले जाने के लिए, जबकि जो वेन है सिंगल वेन वो O2 रिच ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मदर से फीटस के पास लेकर आती है। तो ये 2 आर्टरी और 1 वेन ये अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है। एक और बात, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, इट कंटेन्स 100% फीटल ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स 100% फीटल ब्लड। फीटल ब्लड ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। क्वेश्चन में कुछ इस तरह दिया जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन बोथ फीटल एंड मैटरनल ब्लड, ओनली मैटरनल ब्लड, ओनली फीटल ब्लड। तो आप समझ गए, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स ओनली फीटल ब्लड, केवल इसमें फीटल ब्लड होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, तो ये यूट्रस की कैविटी है। ठीक है, ये म्यूकस का एक प्लग बना है, प्लग ऑफ म्यूकस। जैसे ही प्लेसेंटा बनता है प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो स्टिमुलेट करता है सर्वाइकल ग्लैंड्स को टू सीक्रेट एक्सेसिव म्यूकस। दिस म्यूकस फ्रॉम्स म्यूकस प्लग। तो यहां पे प्रोजेस्टेरोन सर्वाइकल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन कराता है, और वो म्यूकस प्लग बना देता है। तो आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो नोट्स में। प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स सर्वाइकल ग्लैंड्स, प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स सर्वाइकल ग्लैंड्स टू सीक्रेट एक्सेसिव म्यूकस which forms mucus plug in cervix। mucus plug in cervix। अच्छा, ये म्यूकस प्लग क्यों बना यहां पे? ये म्यूकस प्लग इस बच्चे को आउटसाइड वर्ल्ड से सेपरेट कर देता है। देखिए, बाहर की दुनिया से सर्विक्स, वेजाइना उसके थ्रू ही कनेक्टेड था ये बच्चा। ये म्यूकस प्लग यहाँ के ब्लॉक कर देता है, तो ये बच्चा मदर के यूट्रस में एकदम सील हो जाता है, कॉन्सील हो जाता है, और आउटसाइड वर्ल्ड के कोई भी फैक्टर इसके डेवलपमेंट में किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं डालते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। अगर यहाँ से ओपन रहता तो बाहर से जो भी केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स या कोई और चीज है अंदर इंटर कर पाती, और इंटर करती तो दे में इंटरप्ट द ग्रोथ ऑफ द फीटस। वो फीटस की ग्रोथ को इंटरप्ट कर सकते। यहां पर ये तो इस फिगर को हमने समझा दिया, इसकी बात हो गई, समझ गए होंगे आप। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि प्लेसेंटा फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट दोनों से बनता है। फीटस की ये विलायस हैं, साथ ही साथ मदर का एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस यहाँ पे प्लेसेंटा बना रहे हैं। ये डेसिडुआ पेलाइटेलिस उन जगहों पे होता है जहां पर फीटस नहीं होता, फीटस का कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए पराई है, वो है डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो इससे फीटस बनता है, और फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, वो हमने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि क्या कैसे वर्क करता है ये प्लेसेंटा। तो जरा आप इस बात को लिख भी लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है पर आप नोट करिए मेरी बात को, यही बात से स्टार्ट करेंगे। प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन which connects the fetus with uterine wall। Placenta is an organ which connects the fetus with the uterine wall। Full stop। Placenta is formed of both fetal part as well as maternal part। Placenta is formed of both fetal part as well as maternal part।
full stop. But there is no mixing of blood between the two. But there is no mixing of blood between the two. But there is no mixing of blood between the two. अब आगे सुनिए, फिर लिखिएगा। जो प्लेसेंटा है ये एक अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है। अल्ट्रा फिल्टर की तरह मतलब जो चीजें मदर से फीटस में जानी चाहिए उन्हीं को अलाउ करता है, सब चीजों को अलाउ नहीं करता कि हर चीज चली जाए, आरबीसी भी चली जाए। क्योंकि अगर आरबीसी चली गई बच्चे में और ब्लड ग्रुप सेपरेट हुआ, डिफरेंट हुआ बच्चे का, तो उसके ब्लड की क्लॉटिंग करा देंगी, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं, और ऐसे में फीटस कुड डाई। तो इसीलिए अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है, जिसमें से सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, hormones, enzymes and some antibodies against diseases can cross from mother to fetus. इसका मतलब इस अल्ट्रा फिल्टर से न्यूट्रिएंट पास करके बच्चे में जाते हैं, O2 पास करके बच्चे में जाती है, CO2 बच्चे से मदर में आ जाती है, वेस्ट बच्चे से मदर में आ जाता है। इसके अलावा नेसेसरी एंजाइम्स, हार्मोन्स और कुछ बीमारियों के लिए एंटीबॉडी जो मदर में पहले से होती है वो इस अल्ट्रा फिल्टर से पास करके बच्चे में चली जाती है। तो इस पॉइंट को भी जरा लिखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर, प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर थ्रू विच soluble organic and inorganic nutrients, soluble organic and inorganic nutrients, hormones, gases, enzymes and antibody against certain diseases, and antibody against certain diseases can pass from mother to fetus, can pass from mother to fetus। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, ये प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये कई सारे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। जब तक ये प्लेसेंटा रहेगा, लगभग 9 महीने तक, ये कई सारे हार्मोन बनाता है, जैसे कि ये एचसीजी का सीक्रेशन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो आपको पहले ही बताया। इसके अलावा कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा, इन सब हार्मोन का सीक्रेशन ये करता है। अब इनमें से कुछ हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीक्रेट कर रहा है प्लेसेंटा, पर जब प्रेगनेंसी नहीं होती तब भी ये सीक्रेट होते हैं। तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जैसे एचसीजी, ये केवल प्रेगनेंसी के समय जो है वो सीक्रेट होता है, क्योंकि केवल प्लेसेंटा ही से सीक्रेट करता है। तो ऐसा ही 1 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोला तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आंसर नहीं होंगे। यहां पर एचसीजी, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये जी लिख दिया था, HPL, ये सब केवल प्रेगनेंसी में सीक्रेट होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं। तो जरा इस पॉइंट को लिखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट्स proteins and some hormones, proteins and some hormones, for example human chorionic gonadotropin HCG, chorionic thyrotropin, chorionic corticotropin, human placental lactogen, estrogen and progesterone, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्लेसेंटा वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और ये सारे हार्मोन का सीक्रेशन करता है। केवल इतना ही नहीं, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी,
ये एक और हार्मोन का सीक्रेशन करता है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एज द नेम इंडिकेट, ये रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को। दोनों पैरों के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जो प्यूबिक बोन्स होती है उसको जोड़ के रखता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को जो है सॉफ्टन कर देता है, तो थोड़ा वो डायलेट हो जाता है, जिससे चाइल्ड बर्थ फैसिलिटेट होता है। तो बर्थ के समय रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है प्लेसेंटा से। मगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिलैक्सिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी। ऑल्सो नहीं, उसने लिखा हुआ है रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी। उसने ओवरी से सीक्रेशन इसका बताया है। तो दैट मीन्स रिलैक्सिन वो प्लेसेंटा भी सीक्रेट करता है द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और ओवरी भी। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन placenta also secretes relaxin hormone. Placenta also secretes relaxin hormone, which dilates pubic symphysis, which dilates pubic symphysis and thus facilitates childbirth, and thus facilitates childbirth, और चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटा की। अगर हम बात करें कौन कौन सा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो याद रखना जरूरी है, और कौन से ऐसे हैं जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी नहीं होती तो भी सीक्रेट होते हैं। इन सभी हार्मोन को याद रखना है, इनसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है और रिसेंटली पूछा गया जैसा मैंने आपको बताया। तो ये तो बात हुई यहाँ प्लेसेंटा की, पर ये बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है फीटस में। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइड्स एंड योक सैक। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा को भी। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।